डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग आजकल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और कक्षा 7 पढ़ रहे हैं हम लोग, 7th क्लास। और 7th क्लास में अब तक हमने 6 लेसन्स कंप्लीट कर लिए। अब आता है 7वां लेसन। 7वां लेसन है सर्वांग समता, यानी त्रिभुज में सर्वांग समता के बारे में बताया गया। सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि दो चित्र ऐसे हों कि जो एग्जैक्टली सेम हो, तब हम उसको एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, यानी सर्वांग सम बोलते हैं। अगर इस सर्वांग सम को हम संधि विच्छेद करें तो बनेगा सर्व अंग सम, यानी सभी अंग बराबर हो। तो अगर इसमें हम देखने की कोशिश करें तो जरा बताइए कि दो रेखाखंड है, तो दो रेखाखंड कब सर्वांग सम होंगे? अगर इस पर हम सोचें तो दो रेखाखंड, जैसे ये रेखाखंड है और एक रेखाखंड ये है, हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों रेखाखंड सर्वांग सम है? तो दो रेखाखंड तब सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाई बराबर हो। क्या हो? जब उनकी लंबाई बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 सेंटीमीटर की रेखा है और यह भी 5 सेंटीमीटर की रेखा है, तो ये 5 सेंटीमीटर रेखा को जब इसके ऊपर रखा जाएगा तो पूरी तरह ढक लेगा। ये कहीं इधर उधर बचेगा नहीं, पूरी तरह ढक लेगा। तब हम इसको कहते हैं कि दोनों रेखा सर्वांग सम है। अच्छा बताइए, दो कोण कब सर्वांग सम होंगे? दो कोण, अगर मान लीजिए दो कोण हमारे पास ऐसे बने हुए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों कोण सर्वांग सम है? अगर इस कोण को हम उठा के इसके ऊपर रखें और एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो जाए, कहीं भी आगे पीछे घटे बढ़े नहीं, तब हम इसको कहते हैं कि सर्वांग सम होगा। और ये तब हो पाएगा जब इसका कोण और इसका कोण बराबर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर ये 60 डिग्री का कोण है और यह भी 60 डिग्री का कोण है, तो हम कह सकते हैं कि इस कोण को इसके ऊपर जब रखेंगे तो पूरी तरह ये इसको ढक लेगा। अब बात यहाँ पर आती है कि इसकी लंबाई को क्यों नहीं काउंट किया जा रहा है? ये लंबाई, दरअसल बताऊं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एरो का निशान बना होगा। एरो का निशान किरण को सूचित कर रहा है और किरण की लंबाई नहीं दी जाती। देखो, अगर हम काटते यहाँ पर तो ये रेखाखंड बन सकता था, लेकिन मैंने एरो बना रखा है, तो ये कितनी लंबाई का है इससे फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी तरह इसके ऊपर जब रखा जाएगा तो दिखना नहीं चाहिए अलग से। जब नहीं दिखेगा इसका मतलब पूरी तरह इसको ढक लेता है। तो दो कोण तब बराबर होते हैं जब उन दोनों सेम एंगल के हों, समान माप के हों, तब दोनों कोण सर्वांग सम होते हैं। अब आता है कि दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं? दो त्रिभुज सर्वांग सम जो होते हैं, तो उसके लिए सर्वांग समता के कुल 4 नियम बताए गए हैं। पहले उन चारों नियमों को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद तब एक्सरसाइज करते हैं। आइए देखते हैं। तो त्रिभुज की जब सर्वांग समता आती है, त्रिभुज की सर्वांग समता, जैसे रेखा थी और कोण था, ये छोटे छोटे थे, कम वैल्यू थी इसके अंदर में, यानी कि कम मेजरमेंट था, हम लोगों ने पता कर लिया। लेकिन जब त्रिभुज की बात आती है तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है। अगर उनको एक दूसरे को हमें बराबर करना हो तो उनके साथ कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम जो होता है उसको कहते हैं SSS, यानी कह सकते हो आप भू भू भू, भुजा भुजा भुजा, है ना? तीनों भुजाओं के बारे में कह रहे हैं। अब इसको अगर हम डेफिनेशन में एक लाइन में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे।
अब ये है एक लाइन की डेफिनेशन। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तब वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज बना देते हैं। सपोज करो इसका नाम ABC है और इसका नाम PQR है। तो इसकी ये भुजा इस एक भुजा के बराबर है, इसकी ये भुजा इसकी भुजा के बराबर है और इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के बराबर है। तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। यानी आप इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि AB बराबर PQ, BC बराबर QR और CA बराबर RP। अगर ये बराबर है तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और इनके बीच में एक सिंबल ऐसे बन जाएगा। ये सिंबल कहीं बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। मुझे उम्मीद है यह नियम आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। कुल 4 नियम का अध्ययन करना हम लोग को। दूसरा नियम हमारा है यस ए यस। जैसे ये यस यस था, यस यस यस, ऐसे दूसरा नियम है यस ए यस, यानी भू को भू, भुजा कोण भुजा। यानी अब लिखेंगे इसमें किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो संगत भुजाएं, संगत बहुत जरूरी है, करेस्पॉन्डिंग संगत भुजाएं तथा उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब देखो क्या है, हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हमने दो त्रिभुज बना दिया, इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है। तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे इस नियम के आधार पर। यानी अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे AB बराबर PQ, BC बराबर QR और कोण ABC बराबर होगा कोण PQR। अगर ये भी बराबर है तब भी हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे। ये नियम नंबर 2 है। कुल 4 नियम पढ़ने हैं जिसमें से 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं अब तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है ASA, को भू को, कोण भुजा कोण। यानी लिखेंगे इसमें किसी त्रिभुज की के दो कोण तथा उनके बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो संगत कोण तथा उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखो इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूं। एक त्रिभुज ये बनाया, एक त्रिभुज ये बनाया। मान लीजिए इसका नाम PQR है और इसका नाम ABC है, मान लीजिए। अब यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तब भी इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कह सकते हैं। आइए अगर इसको लिखकर हम देखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे
कि कोण QPR बराबर है कोण BAC, ऐसे ही कोण PQR बराबर है कोण ABC और भुजा PQ बराबर भुजा AB। अगर ये तीनों चीजें भी मिल जाएं तब भी हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कह सकते हैं, अर्थात इस त्रिभुज को अगर इसके ऊपर रखा जाए तो पूरी तरह ढक लेगा, यानी कुछ भी इधर उधर बचेगा नहीं। ये था तीसरा नियम। अब आते हैं चौथा और आखिरी नियम पर। देखिए चौथा नियम जो आपका है उसका नाम है RHS। दरअसल ये समकोण पर बना हुआ है। आप इसको राइट हैंड साइड नहीं मानेंगे, इसका नाम होगा राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड। इनका कहना है कि किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा समकोण बनाने वाली एक भुजा किसी अन्य त्रिभुज, किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा समकोण बनाने वाली संगत भुजा के बराबर हो। तात्पर्य क्या है, तब ये दोनों सर्वांगसम होंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर एक समकोण त्रिभुज हम यहां बनाए और एक समकोण त्रिभुज हम यहां बनाए, इसका नाम रख दिया ABC, इसका नाम रख दिया PQR, तो कह रहे हैं कर्ण बराबर हो और समकोण बनाने वाली एक भुजा भी बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हम कह सकते हैं। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है तो ये दोनों अगर बराबर हो गए तो तीसरी भुजा को तो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर अपने आप हो जाएगी। तब यहाँ पर नियम लगने लगेगा SSS हो जाएगा ना, तीनों भुजा बराबर हो जाएगी। परंतु अब जो नियम लिखा है तो आपको समझना ही है। इसका मतलब हुआ कि कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री है, AC बराबर PR है और BC बराबर QR है, तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इनके बीच ये सिंबल लग जाएगा। अब सर्वांग समता के आपने सारे नियम देख लिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 में, देखते हैं क्या है। जो भी एक्सरसाइज होगी इतनी सी जानकारी से सारी एक्सरसाइज यहाँ की सॉल्व हो जाएगी। आइए पहला सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का ए है, कथन को पूरा कीजिए। दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि वे लंबाई में बराबर हों। बस उनकी लंबाई बराबर, बात खत्म। पहला आपका पूरा हुआ। ऐसे दूसरा पूछा गया है, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है, तो दूसरे की माप क्या होगी? तो कहेंगे आपकी दूसरा कोण भी 70 डिग्री होगा। जब सर्वांगसम है तो अगर एक कोण 70 डिग्री होगा तो दूसरा भी 70 डिग्री होगा, तभी तो हम बराबर कह पाएंगे। तीसरी चीज पूछी गई है कि जब हम कोण A बराबर कोण B लिखते हैं, हमारा वास्तव में अर्थ क्या होता है? यानी यह अर्थ होता है कि कोण A की माप कोण B की माप के बराबर है। अगर मान लो कोण A बराबर 20 डिग्री है तो कोण B बराबर भी 20 डिग्री होगा। इसका यह मतलब होता है।
कि इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट बराबर होता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे ये फ़ोन हमारे पास है, अगर इसी नंबर का फ़ोन यानी सेम यही फ़ोन अगर हम लाए और इसके ऊपर रखें तो पूरी तरह ढक जाएगा, तो हम उसको कहेंगे ये दोनों फ़ोन सर्वांगसम हैं। जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इतना ही बड़ा एक और बोर्ड लाएं और इसके ऊपर रख दें तो हम कहेंगे दोनों बोर्ड सर्वांगसम होते हैं। ब्लेड ले लीजिए, ब्लेड, पत्ती जो कहते हैं ना, शेविंग वाली ब्लेड, तो 2 ब्लेड भी अगर आप रख लेंगे तो दोनों ब्लेड सर्वांगसम होंगे। अगर आपकी कोई पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो है तो उस फोटो को भी साथ में रखेंगे तो दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। इसने कहा था कि आप कोई उदाहरण दीजिए व्यवहारिक जीवन में, तो आप देखते हैं ऐसे हमारे जीवन में हजारों एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, यदि सुमेलन तीसरा प्रश्न है, यदि सुमेलन ABC ऐसे बना हुआ है FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के, ये दिया गया, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, एक चित्र बना लेना चाहिए। ऐसे बना दिया। अब एक का नाम आपने रख दिया ABC और एक का नाम रख दिया FED। अब कह रहे हैं सभी त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। तो अब सभी चीज बराबर है इसका। देखो आप लिखोगे AB बराबर FE, फिर आप लिखोगे BC बराबर ED, फिर आप लिखोगे AC बराबर FD। आप लिख सकते हो कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण D ना। तो ये सारी बातें सत्य हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम गिवन है। जब सर्वांगसम गिवन है तो इसकी प्रत्येक वैल्यू, प्रत्येक भाग इसके प्रत्येक संगत भाग के बराबर होगा। ठीक है, आइए चौथा और आखिरी प्रश्न देखते हैं। चौथा और आखिरी प्रश्न में देखो क्या लिखा है, देखते हैं। लिखा है कि त्रिभुज DEF, त्रिभुज चौथा है, त्रिभुज DEF सर्वांगसम है त्रिभुज BCA के। तो 20 त्रिभुज BCA के उन भागों के लिखिए जो निम्न के संगत हो। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले एक चित्र बना देना चाहिए। चित्र बना देंगे तो कहना आसान हो जाएगा। आओ देखते हैं, ऐसे चित्र बना देना चाहिए। इसका नाम है DEF, ध्यान रखना होगा कि जैसे लिखा रहे वैसे लिखना। इसका नाम BCA है तो BCA है। अब पूछा गया है बताओ कोण E बराबर क्या होगा। तो आप बताओ जरा, कोण E बराबर कौन सा कोण होगा, कोण C होगा। फिर पूछ रहे हैं रेखाखंड EF बराबर क्या होगा। बताओ EF बराबर क्या है, तो आप कह दोगे CA है ना। फिर पूछा गया कोण F बराबर क्या होगा, तो कोण F बराबर कोण A होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। और फिर पूछा गया कि DF बराबर क्या होगा, तो DF बराबर क्या होगा, BA होगा। तो इस प्रकार से इतनी बातें पूछी गई थी और मुझे उम्मीद है कि यह आपको एक्सरसाइज जरूर समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।